So hello everyone. Today we are here to discuss the chapter Atoms and Molecules of ninth standard. So firstly come to the word atoms and molecules. Atom का क्या meaning होता है? As we have discussed in the previous lectures, in the previous chapters, atom is the ultimate particle of matter. I am repeating my line. Atom is the ultimate particle of matter, and the matter is defined as anything that occupies space and has mass. It is known as matter. So all the matter is made up of atom. And now what about the molecules? Molecules is like the group of atoms. हम क्या करेंगे, जब एटम को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूल. So I am defining here molecule is like a group of atoms. Atoms का group. For example, H2. It is a molecule of hydrogen which consists of two hydrogen. H यानी कि first hydrogen atom is bonded to the next hydrogen atom. So it is a H2 molecule. उसके बाद बात करते हैं N2 molecule की. उसके बाद बात करते हैं O2 molecule की. So this is the basic definition of atoms and molecules. And now we will discuss in this chapter about the elements. उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, मास नंबर क्या होगा, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है. सो आई थिंक यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे. आगे की तरफ चलते हैं. The next topic is law of chemical combination. यानी कि जब एटम्स ने क्या करना है, कंबाइन करना है. ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स कौन कौन से लॉ फॉलो होंगे. सो द हेडिंग इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो एज वी नो दैट, मान लीजिए A प्लस बी मिलकर क्या बना रहा है, C बना रहा है. तो A और B आपके क्या है, रिएक्टेंट है, एंड C आपका क्या है, प्रोडक्ट है. सो इन दिस रिएक्शन ऐसा तो नहीं है कि कोई भी रिएक्टेंट जुड़ जाएंगे आपस में और कुछ भी प्रोडक्ट देंगे हमारे अकॉर्डिंग, नहीं. बहुत सारी कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है. जैसे कि मेटल्स है तो मेटल की क्या रिएक्टिविटी सीरीज है, ये रिएक्शन हो रही है ऐसे हो रही है या मुझे कुछ कैटलिस्ट डालना पड़ रहा है, क्योंकि प्रेशर या टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग वो चीज चेक करते हैं. तो हियर द टॉपिक इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि कौन कौन से लॉ फॉलो होंगे किसी भी केमिकल को कंबाइन करने के लिए. तो आइए वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब कंजर्वेशन के बहुत लॉ हम पढ़ चुके हैं, तो यहां पे भी क्या रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. देखिए क्या बोला गया है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. यानी कि जब आपके रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं. सो ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट, जो हमारा मास है ना तो वो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोटॉन का मास हमें मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी रिएक्शन को कंसिडर कर लेते हैं. लाइक कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो मुझे ये बात ध्यान रखनी है, कार्बन आपका एक एलिमेंट है एंड ऑक्सीजन इज अ गैस, एंड यू नो दैट जो हमारी ऑक्सीजन गैस होगी हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. तो हम क्या लिखेंगे, C प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है, CO2. अब बहुत ही सिंपल सी बात है, कार्बन है, कार्बन का मास कितना है, 12 है. ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, तो 16 2 जा 32. और जब हम यहाँ पे रिएक्टेंट का मास टोटल कितना रहा, 44. नाउ कम टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करते हैं. कार्बन का कितना होगा, 12 एंड 16 2 जा 32. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिएक्टेंट का मास भी 44 है और प्रोडक्ट का मास भी 44 है. तो यही तो हमारे लॉ ने बोला था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन.
Now come to the next law, that is law of constant proportion, or we can say law of कांस्टेंट कह सकते हैं हम यहाँ पे, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है, लॉ ऑफ डेफिनेट रेशियो, यानी कि एक लॉ जहां पे क्या रहती है आपकी, रेशियो सेम रहती है, डेफिनेट रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब किसमें कांस्टेंट रहेगी ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो नाउ कम टू द डेफिनेशन, अ केमिकल कंपाउंड always consist of a chemical compound always consists of same element combined in the fixed ratio by mass, कि केमिकल कंपाउंड के अंदर हमेशा आपके सेम एलिमेंट्स रहते हैं और वो भी कैसे कंबाइन होंगे, फिक्स रेशियो में मास के साथ। फॉर एग्जांपल बात की जाए वाटर मॉलिक्यूल की, अब ये वाटर आपका H2O है, आप इस वाटर को कहीं से भी ऑब्टेन कर लीजिए, किसी भी ग्लेशियर पे ऑब्टेन कर लीजिए, पोंड पे ऑब्टेन कर लीजिए, डैम पे ऑब्टेन कर लीजिए, रिवर पे ऑब्टेन कर लीजिए, हमेशा आपको H2O ही मिलेगा, यानी इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एलिमेंट तो चेंज नहीं हो रहे, चाहे मैंने कहीं से भी वाटर को ऑब्टेन किया, इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। और ये सेम एलिमेंट आपस में कैसे कंबाइन हो रहे हैं, फिक्स रेशियो बाय मास, यानी इनकी मास की रेशियो की बात की जाए तो हाइड्रोजन क्या होगा 2 और 16 क्या, ऑक्सीजन क्या होगा 16, यानी कि इट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 1:8 बाय मास। मास की रेशियो इनकी क्या रहेगी, हमेशा सेम रहती है। तो यहाँ पे लिखा भी क्या हुआ है कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट, तो बिल्कुल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमेशा उसके अंदर एलिमेंट सेम है, कंबाइन हो रहे हैं फिक्स रेशियो में, और रेशियो कैसी है, मास की रेशियो लेनी है हमें, एटॉमिक नंबर की रेशियो नहीं लेनी। सो आई थिंक ये लो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट पे चलने से पहले अब हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एक साइंटिस्ट का नेम था, उसने एटम के बारे में कुछ बातें बताई। अब हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या डिस्क्राइब करती है। सो नाउ कम टू इट्स पोस्टुलेट्स। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में पहला पोस्टुलेट यही है, एटम इज द ultimate particle of matter। एटम क्या है, एक अल्टीमेट, एक लास्ट पार्टिकल है किसका, मैटर का, यानी सभी मैटर किससे मिलके बने होंगे, एटम से मिलके बने होंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, एटम्स कंबाइन to form elements। एटम कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं, एंड एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर in a fixed ratio by mass to form कंपाउंड। देखिए हमारे एग्जाम में 2 मार्क्स में आती है, तो फॉर 2 पॉइंट्स आर इनफ फॉर दिस। जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स किए 2 मार्क्स के थे, जस्ट लाइक पूछ रहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, एटम कंबाइन हो रहा है टू फॉर्म एलिमेंट्स। हमें पता है कि एलिमेंट क्या होता है, जो एक तरह के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। सो एटम कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म कंपाउंड।
अभी हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, और इनकी रेशियो क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। रेशियो किसकी लेनी है मुझे, एटॉमिक मास की लेनी है। हाँ जी, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं हम। आई थिंक ये पोस्टुलेट्स आपको क्लियर होंगे। द नेक्स्ट वन इज एलिमेंट। तो आइए अब एलिमेंट की डेफिनेशन को क्लियर करते हुए कुछ एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। हमें इस लेवल पे 20 एलिमेंट्स लर्न करने हैं, तो उन 20 को आज करते हैं। तो एलिमेंट्स की बात की जाए, यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं, द सब्सटेंस which is made up of one kind of atom। एक ऐसा सब्सटेंस जो एक तरह के एटम से मिलके बना होता है, दैट इज नोन एज एलिमेंट। हाँ जी, तो अब एलिमेंट को डिस्कस करते हुए यहाँ पे आते हैं। जो मैं यहाँ पे काउंटिंग लिखने वाली हूँ वो देखिएगा, 6 7 8 9 10। नेक्स्ट 10 हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, दिस इज फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन represented by H, second one is helium represented by He, third one is lithium Li, beryllium Be, boron B, carbon C, nitrogen N, oxygen O, fluorine F, neon Ne। तो ये 10 मैंने एलिमेंट्स यहाँ पर राइट किए हैं, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ, दिस इज आवर एटॉमिक नंबर। ये कोई काउंटिंग नहीं है, ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। और यहां पर अब मैं लिखने वाली हूं इसका मास नंबर। यहाँ पे क्या राइट करेंगे, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ हम राइट करेंगे इसका मास नंबर। तो अभी इन टर्म्स को डिफाइन करेंगे कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है। एक बारी के लिए यहाँ लिख लेते हैं। तो मास नंबर अप्रोक्स डबल रहता है, कुछ का थोड़ा डिफर रहेगा, देख लेते हैं। देखिए, मैंने सबके यहाँ पे एटॉमिक नंबर मेंशन कर दिए हैं, मास नंबर मेंशन कर दिए हैं, 10 एलिमेंट्स यहाँ लिख चुके हैं। हम नेक्स्ट 10 की तरफ चलते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे उतार सकते हैं। इलेवेंथ नंबर पर हमारा रहता है सोडियम Na, 12th पर रहता है मैग्नीशियम Mg, 13th पर रहता है एल्यूमिनियम Al, 14th पर रहता है सिलिकॉन Fi, 15th पे रहता है फॉस्फोरस P, 16th पे रहता है हमारे पास सल्फर S, 17th पे रहता है क्लोरीन Cl, 18th पे रहता है आर्गन Ar, 19th पे रहता है पोटेशियम की, 20 पे रहता है कैल्शियम Ca। अब इनकी यहाँ पे मास नंबर में राइट कर लेती हूँ एक बार। इसका 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 40, 39 एंड 40। तो वीडियो को पॉज करके आप इन्हें उतार सकते हैं। नाउ कम टू द टर्म्स, जो मैंने अभी लिखा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, होता क्या है ये, इन्हें डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो द फर्स्ट टर्म इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड।
अब हमें पता है एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आइए बात करें एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय जेड, it is defined as the number of electrons or protons present in an atom। कैसे डिफाइन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन फिर एटम के अंदर प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। सो ऐसा नहीं है कि मैं एलिमेंट्स को कैसे भी लिख लूं, जो मैंने यहाँ पर राइट किया है ना, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन राइट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नाउ कम हियर, जितने भी मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से लिख रही हूँ, नहीं। एटॉमिक नंबर का बेसिकली मीनिंग क्या हुआ कि एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं। सो हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इट इंप्लाइज दैट कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे, कि कितने प्रोटॉन होंगे, 1 होंगे। सेम एज एग्जांपल ले सकते हैं बोरोन का, बोरोन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, कितने प्रोटॉन होंगे, 5। नाइट्रोजन की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, कितने प्रोटॉन है, 7। ये इसी तरह आगे पोटेशियम की बात की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ये डिनोट कर रहा है। तो मैं यहां पर राइट कर सकती हूं कि मेरे एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, हम मेंशन कर लेते हैं 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, कि एक एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स रहते हैं, दैट आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आइए थोड़ा सा उनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज रहता है, 0 चार्ज रहता है। तो यहां से एक कंक्लूजन हमारे पास निकल चुका है कि एन एटम हैज 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब देखिए एटॉमिक नंबर को मैंने यहां डिस्क्राइब कर दिया है। नाउ कम टू द मास नंबर। मास नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं। इट इज डिफाइंड एज sum of protons and neutrons present in an atom। कैसे डिफाइन करेंगे कि एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन या कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, विच इज नॉन एज मास नंबर। यानी कि हमें क्या लेना है, इनका सम लेना है। किन किन का सम लेंगे, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम लेना है। वो क्या कहलाता है, हमारा मास नंबर। सो अब हम मास नंबर कब की राइट कर चुके थे, वहां चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि सोडियम का कितना है मास नंबर, 23, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो एडिशन है, सम है, वो कितना है, 23 है। मुझे यहां से इतनी बात समझ आ गई। ये सिलिकॉन है तो 28 है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना है, 28 है। और मेरे को यहां से पता चल रहा है कि कितने प्रोटॉन्स हैं, तो 28 में से 14 प्रोटॉन होंगे। ऑब्वियसली न्यूट्रॉन कितने निकलेंगे, 14 ही निकलेंगे। सो मैं इसको ऐसे राइट कर सकती हूँ कि आपका जो मास नंबर है, मैं यहां राइट कर रही हूँ, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, मास नंबर आ जाता है। तो आई थिंक अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और एलिमेंट्स हमें 20 तक लर्न करने पड़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूल। एटम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, एटम से हमने एलिमेंट बनाया, एलिमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, एज आई हैव डिस्क्राइब्ड अर्लियर कि मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ एटम। एटम का ग्रुप क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। अब मॉलिक्यूल जो है
खाली एटम का नहीं है, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूल नाम से पता चल रहा है लाइक एक ग्रुप है, किस चीज का ग्रुप होगा, या तो मैं एटम का मॉलिक्यूल ले सकती हूँ या फिर मैं कंपाउंड का मॉलिक्यूल ले सकती हूँ। एटम का मॉलिक्यूल जैसे मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमने जो एटम से हमारे पास हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, उसका मैंने क्या लिया, मॉलिक्यूल लिया, दैट इज H2N2O2, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एटम। बट व्हेन आई विल कम टू द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, NH3। सो बुक में, एनसीईआरटी बुक में कुछ इस हेडिंग से गिवन थे, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर दिया। हाँ जी, आगे की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज आयन। आयन क्या रहते हैं हमारे पास, आयन आर द बेसिकली चार्ज पार्टिकल, आयन आर द चार्ज्ड पार्टिकल। जो आपके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे दो तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज कटायन एंड द सेकेंड वन इज अनायन। कटायन के ऊपर चार्ज कैसा रहता है, पॉजिटिव। अनायन के ऊपर चार्ज कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। सो एग्जाम्पल की अगर बात करें, लाइक Cl है, Cl पॉजिटिव की बात की, इसके ऊपर मुझे दिख रहा है भाई पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज योर कटायन। अनायन की बात की, OH नेगेटिव, मुझे दिख रहा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होंगे, आयंस होंगे। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है कि कंबाइन करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये तो है बुकिश लैंग्वेज, जो बुक्स में लिखा होता है, दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में आते हैं कि किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन by an element to attain its noble gas configuration। देखिएगा क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो आपका एलिमेंट लूज करेगा या आपका एलिमेंट गेन करेगा, क्या अटेन करने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। बिकॉज आई नो दैट कि जो हमारी नोबल गैस होती है बहुत ही स्टेबल होती है, तो हर कोई क्या चाहता है केमिस्ट्री में, स्टेबिलिटी तो चाहता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए या गेन हुए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी वो कॉन्फ़िगरेशन जहां पे आपके क्या रहेंगे, जितनी भी शेल होंगी वो कंप्लीटली फिल होंगी। अगर 2 शेल है तो 2 कंप्लीटली फिल्ड है, 3 है तो 3 कंप्लीटली फिल्ड है। दिस इज नॉन एज वैलेंसी। हाँ जी, अब कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं और वैलेंसी निकालने की कोशिश करते हैं। लाइक बात की मैंने एल्यूमिनियम की, या एल्यूमिनियम को छोड़ के वेट हम क्या करेंगे, जितने हमने 20 एलिमेंट्स डिस्कस किए, मैं एक बार उन सबकी वैलेंसी आपके सामने डिस्कस कर देती हूँ। बिकॉज उसके बाद जब मुझे केमिकल फॉर्मूलास को डिस्क्राइब करना है तो वो डिस्क्राइब करना बहुत ईजी हो जाएगा। बिल्कुल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा केमिकल फॉर्मूलास का ही है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंबल्स की फॉर्म में बात करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सबसे पहले बात की हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये मेरे पास 20 एलिमेंट्स थे जो भी मैंने डिस्कस किया। अब मैं यहाँ पर इनकी वैलेंसी लिख रही हूँ, देखिएगा। जैसे हाइड्रोजन है 1 है, या तो देखिए हमारे पास क्या रहता है 288, ये हमारे पास शेल रहती है कि ये वाली अगर जैसे 2 है या हो तो 2 हो, मीन्स कि मुझे क्या करना है, 2 वाली स्टेबल है, जितने भी हो। जैसे हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, लेकिन होने कितने चाहिए थे 2, तो इसकी वैलेंसी क्या रहेगी +1 और -1।
कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए या तो ये एक गेन कर ले या फिर एक लूज कर दे। हीलियम है 2 ही है, ये आपका 0 रहेगी वैलेंसी। लिथियम की बात की 1 2 3 4 -3 -2 -1 0। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। देखिए पूरी काउंटिंग वाला सिस्टम ही है बेसिकली। +1 -1 0 1 2 3 +4 -4 3 2 1 0। अगेन आपके मेटल आएंगे, कुछ इस तरीके से हम वैलेंसी को डिफाइन करेंगे। मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ बीच में। लाइक कैल्शियम है, कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8,8,2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है बिकॉज इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए या तो ये 2 लूज करेगा या फिर 6 क्या करेगा गेन करेगा। तो 2 को लूज करना इजी है, तो वैलेंसी क्या रहती है +2। और हमारे पास अगर लूज कर रहा है तो प्लस, गेन कर रहा है तो माइनस। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे वैलेंसी इनकी उतार सकते हैं। उसके बाद नाउ कम टू द केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूलाज की बात की, जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम क्लोराइड, फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड करना क्या है केमिकल फॉर्मूलाज में, द फर्स्ट स्टेप इज कि सबसे पहले मेरे को इनको सिंबल्स की फॉर्म में राइट करना है। मैग्नीशियम इज Mg, क्लोराइड इज Cl। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2, क्लोरीन की वैलेंसी है -1। हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है और मेरे पास क्या आ जाएगा MgCl2। तो ये आपके केमिकल फॉर्मूलेस का तरीका है जो आपके सीबीएसई, जेई, नीट, मींस की जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल फाउंडेशन क्लासेस के आप सर्च कर रहे हैं, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा। सो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिसने अभी तक नहीं किया। देखिए तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास कंप्लीट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रही हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। वही काम करना है, सबसे पहले सिंबल राइट करने हैं। इट इज +3, इट इज -2। तो ये क्या हो जाएगा Al2O3। आगे की तरफ चलते हैं अब हम। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद बात आती है मॉलिक्यूलर मास की। जैसे बोल दिया वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास पता है। मास अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लगभग लगभग कुछ का डबल था, कुछ का हल्का सा डिफरेंस था। तो वाटर की मैं बात करूं, हाइड्रोजन का मास कितना है 1 था, 2 × 1 प्लस में ऑक्सीजन का कितना था 16, क्या निकल के आएगा 18U। U इज द एटॉमिक मास यूनिट। हमने क्या किया, हर एलिमेंट का मास प्लस कर लिया, वो मेरे पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ HNO3 की। HNO3 में हाइड्रोजन का 1 रहता है, नाइट्रोजन का 14 रहता है, ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं 3 है, तो 16 × 3 करेंगे 15 + 48 कितना आएगा 63U। इट इज द मॉलिक्यूलर मास। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे काफी रहते हैं। केमिकल फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, मॉलिक्यूलर मास पे क्वेश्चन आता है, तो हमें इस तरीके से इन्हें कैलकुलेट करना है। नाउ कम टू द मोल कॉन्सेप्ट। दिस इज आई थिंक द लास्ट कॉन्सेप्ट। मोल, मोल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो आपका ये होता है ना मोल, इट इज अ यूनिट। लाइक हम बात करें, हम मार्केट से आते हैं, ऑरेंज लेके आते हैं, बनाना लेके आते हैं, दे ऑल हैव द यूनिट्स। कोई केजी में है, कोई डजन में है, कोई लीटर में है, हर एक की एक यूनिट होती है। तो इट इज ऑल्सो यूनिट टू डिनोट, क्या डिनोट करता है ये, इट डिनोट एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, तीनों ही टर्म हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो उनको डिफाइन करने के लिए, उनको डिनोट करने के लिए कॉन्सेप्ट आया मोल कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको एक मूल मंत्र बताने जा रही हूं जहां पे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। तो 1 मोल ऑलवेज इक्वल टू atomic mass of element, also equal to Avogadro number of atoms, molecules और ions। तो लाइक जैसे मैथ्स में होता था A = B, B = C, तो तीनों टर्म्स आपस में क्या रहती थी, इक्वल रहती थी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनकी, तो एवोगैड्रो नंबर की बात की जाए, ये इसकी वैल्यू कितनी रहती है
6.022 इंटू 10⁻³ रहती है। सो दिस इज योर मोल कॉन्सेप्ट। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया कि A इक्वल टू बी, B इक्वल टू फी, यहाँ पे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। सो आइए आगे की तरफ चलते हैं, डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चन को। हाँ जी, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। देखिएगा कितना मोल लिया है, 0.5। अब मुझे यहाँ समझ आ रहा है कि एक मोल किसके इक्वल है, एटॉमिक मास के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले कि जो 1 मोल यानी कि जनरल व्यू क्या है, 1 मोल ऑफ N2 गैस, N2 यानी कि 2 नाइट्रोजन है 28, तो 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, 28 ग्राम। 0.5 मोल में क्या होंगे, 14 ग्राम होंगे। दिस इज द ए पार्ट। उसके बाद बात करते हैं हमें क्या करना है, मेरे पास अब N2 नहीं है, सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या है, N है, तो मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता चल जाएगा। यहां करें मैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, आपके पास कितने मॉलिक्यूल हैं, 3.011, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एवोगैड्रो नंबर का क्या है, हाफ है। तो एवोगैड्रो में तो एटॉमिक मास के इक्वल है, यानी कि एवोगैड्रो अगर मेरे पास होते, क्या बोला गया, एटम्स, एवोगैड्रो एटम्स का मास कितना होता है, नाइट्रोजन है ओनली तो 14 ग्राम, लेकिन मेरे को क्या लेने हैं, हाफ लेने हैं। हाफ का मास कितना होगा, 7 ग्राम होगा ऑब्वियसली। तो यहां पे हमें इस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट को यहां पे अप्लाई करना है। हाँ जी, देखिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि सीबीएसई एग्जाम में द मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चंस क्या आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक द व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। तो नाम से पता चल रहा है, पॉली यानी कि मैनी, जिसके अंदर बहुत सारे एटम हो, लेकिन क्या होना चाहिए, आयन होना चाहिए। तो डिस्कस कर लेते हैं, लाइक PO3 2 नेगेटिव। दिख रहा है कि एटम भी बहुत सारे हैं, पॉलीएटॉमिक है, लेकिन क्या है, आयन है। NO3 की बात की जाए, नंबर ऑफ एटम्स भी बहुत सारे हैं लेकिन आयन है, यानी कि उनके ऊपर चार्ज पार्टिकल है कोई ना कोई। इट कैन बी कटायन और इट कैन बी अनायन। सो बेसिक डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, polyatomic ion are defined as the species which have so many atoms and they have the charge whether it is positive or negative, and example आपके सामने मेंशन है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्वेश्चन पुट किया गया है, कैलकुलेट द मोलर मास। किसका मोलर मास पूछा गया है, इथाइन का और देन F8 मॉलिक्यूल का। इथाइन सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए, इट इज C2H2। कई बार एग्जाम्स में दिया भी होता है और कई बार नहीं भी दिया होता। सो बी रेडी अबाउट इट, बिकॉज एनसीईआरटी के लैंग्वेज में इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, तो एनसीईआरटी के हमें सारे एग्जाम्पल कवर अप करने हैं। तो C2H2 की बात की, एक कार्बन का 12 रहता है, हाइड्रोजन का 1 रहता है, 24 + 2 कितना आ गया, 26U। F8 मॉलिक्यूल की बात की, यानी कि सल्फर है, कितने हैं, लेकिन 8 है, यानी कि एक सल्फर का 32, तो 8 का कितना रहेगा, 256U रहेगा। सो आई थिंक क्वेश्चन अब आपको क्लियर होंगे। सो कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।